हेलो गाइस। आज अपन बात करते हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझना है। आपको पता है सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जो घुलता है। और सोलवेंट का काम क्या है? जो घोलता है। और घोलने वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा सोल्यूट को घोल पाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो सोल्यूबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट किसका? ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का। किसमें? इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का काम क्या है? सोलवेंट का काम है घोलने का। सोल्यूट का काम क्या है? सोल्यूट का काम घुलने का। और इस सोल्यूट का कितना ज्यादा वो घोल सकता है सोलवेंट, और वो भी कब? एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर वो बताओ क्या कहलाती है? आपकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी कहेंगे। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब समझ में आया? द अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट गिवन टेम्परेचर। कि कोई टेम्परेचर फिक्स है और फिक्स टेम्परेचर पर आपके पास में सोलवेंट भी फिक्स है, दिया गया है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 100 ml, 200 ml, जितना भी है। उस सोलवेंट में मैक्सिमम सोल्यूट कितना घोल सकते हैं? घोड़ा घोला घुल गया, घोड़ा घुल गया, घोड़ा घुल गया, घोड़ा घुल गया, सोल्यूट घोड़ा घुल गया, सोल्यूट घोड़ा घुल गया, घुल गया, घुल गया, घुल गया। अरे घुलता ही गया। जितना अधिकतम उसमें घोल सकते हो सोल्यूट को, उतना घोल डाला। और वो जितना घोल सके सोलवेंट, उसे ही क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब समझ में आया? कि किसी भी सोलवेंट में सोल्यूट कितना मैक्सिमम घोल सकते हो, उसे क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर काम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बदल दोगे तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। आपको पता है ना कि जब चीनी को पानी में घोलते हैं, घुल गई बेचारी, और घोला घुल गई, और पानी में घोला घुल गई। गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में आपने चीनी को घोलते गए, घुलते गए, घुलते गए, घुलते गए, घुलते गए, फिर चीनी पानी ने कह दिया बस भैया अब और नहीं घुलूंगी, अब और नहीं घुलूंगी। आपने कहा नहीं घुलना पड़ेगा। हमने क्या किया? कंटेनर को गर्म कर लिया, टेम्परेचर स्टोव पे चढ़ा दिया, बोले बेटा चीनी घुल। चीनी को घुलना पड़ा। तो टेम्परेचर चेंज करते ही क्या हो गई? सोल्यूबिलिटी चेंज हो गई। इसलिए किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर आप सोल्यूबिलिटी डिफाइन करनी है आपको, तो गिवन टेम्परेचर पर होना चाहिए काम। और गिवन सॉल्वेंट के लिए उस होना चाहिए, और उस सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना घोल सकते हो, वही उसकी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है। और वो भी मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज्यादा सोल्यूट घोल सकते हो, वो क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। अब सोल्यूबिलिटी के लिए पहला फैक्टर तो आपको यही समझ में आएगा कि टेम्परेचर जो है वो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट पहुंचाता है। और सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? जिस सोल्यूट को घोल रहे हो उसका नेचर देखो, उसका नेचर कौन सा है, यह इसका सेकंड फैक्टर हो सकता है। जो सोलवेंट है वो कैसा है, उसका भी नेचर डिपेंड करेगा। और तीसरा चौथा फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा? कि जो सॉल्यूशन है उस पर आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। दीज आर द फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि टेम्परेचर, चीनी को घोलो, टेम्परेचर बढ़ाओ और घुलती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे चीनी बेचारी घुलती जाएगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन चीनी के एग्जाम्पल हमें पता है, टेम्परेचर के लिए तो पता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, कोई सोल्यूट जिसके लिए हमें पता ही नहीं है कि ये किस नेचर का है, तो उसके लिए भी अपन बात करेंगे उस पर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट पहुंचाएगा। तो टेम्परेचर के लिए आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने सोल्यूट को डिसोल्व किया, किसमें? सोलवेंट में। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन ऐसे हो रही है, रिएक्शन मतलब घुलने के बाद में प्रोसेस ऐसे हो रहा है कि कंटेनर खुद गर्म हो गया। ओए होए, कंटेनर गर्म हो गया, इसका मतलब भैया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट तो खुद निकल रही है। अब मान लीजिए कोई सोल्यूट को आप डिसोल्व करो और वो खुद हीट छोड़े। जैसे मैंने एग्जांपल बता देना आपको एक ऐसा,
जैसे डिटर्जेंट है, कभी ट्राई करना डिटर्जेंट को ऐसे मुट्ठी में लेना और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालना और फिर यूं हाथ रब करना, आप क्या देखोगे, आपके हाथ स्लाइटली गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब डिटर्जेंट का पानी में डिजोल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ऐसे प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उस टाइम सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी नहीं, सोल्यूबिलिटी कम होगी, वहां टेम्परेचर उल्टा इफेक्ट पहुंचा रहा है। अरे भाई सोल्यूट कह रहा है कि मैं तो खुद डिजोल्व होकर के हीट दे रहा हूं, तुम क्यों हीट छोड़े जा रहे हो। ऐसे सिस्टम के लिए सोल्यूबिलिटी घटेगी। लेकिन चीनी का एग्जांपल आप देके देखना, चीनी को जिस टेम्परेचर पर आप डिजोल्व करोगे, आप देखना कंटेनर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठंड पी गई। पानी को गिलास में, एक गिलास पानी में चीनी ना आप घोल के देखो, फिर देखना उस गिलास को छू करके देखना, पहले से ठंडी हो गई, ठंड पड़ गई। मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रेशर में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में सोल्यूबिलिटी कहती है टेम्परेचर आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, टेम्परेचर आने दे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे चीनी घुलती रहेगी। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे सोल्यूबिलिटी कम होगी भैया। तो फैक्टर समझ में आया टेम्परेचर का। जनरली आप कह सकते हो कि सोल्यूट की अगर सॉल्यूशन का अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन प्रोसेस दो है, एक एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, दोनों पे अलग अलग इफेक्ट है। इसी तरह से अगला है सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर। सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर भी इफेक्ट पहुंचाती है कि वो किस टाइप का है। अब ये अपने को देखना है कि सोल्यूट किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अलग अलग सोल्यूट के जो टाइप्स हैं, फिजिकल स्टेट है, उनको उनकी नेचर जो है वो अलग अलग टाइप से इफेक्ट पहुंचाती है। जैसे यही सेम प्रेशर के लिए है, प्रेशर को भी अलग अलग टाइप के अगर सोल्यूट लिए हैं, अलग अलग फिजिकल स्टेट के, तो उनको अलग अलग तरीके से इफेक्ट पहुंचाएगी। बात आई क्या समझ में। तो ये तो फैक्टर है, ये फैक्टर जो है वो बाद में अपन किस बेसिस पर पढ़ेंगे कि आपके जो सोल्यूट आपने जो मिलाया है और जो सोलवेंट में मिला रहे हो, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। इनकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए खुद आगे सोल्यूबिलिटी तीन तरीके से डिफाइन की। दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, दूसरे टाइप के सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे, गैस को डिसोल्व करना है, फिर किसमें, लिक्विड में। इसलिए क्या हो गया, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन ऐसे हो गया, गैस इन लिक्विड। घोलने वाला तो अभी भी लिक्विड है, लेकिन घुलने वाली कौन है, गैस। गैस को घोल रहे हैं। क्या आपने कभी पानी में फूंक मार करके CO2 डिसोल्व किया, नहीं। अरे गैसें, क्या आपने देखी कि गैसें ऐसी सीधी डिसोल्व हो रही है, जैसे जैसे चीनी घुल रही थी पानी में, क्या वैसे ही हम किसी गैस को डिसोल्व कर सकते हैं क्या पानी में, नहीं घोल सकते। इसका मतलब ये हुआ लिक्विड में गैसें जो होती है वैसे भी वेरी लेस अमाउंट में सोल्यूबल होती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज वेरी लो, नहीं घुलती इतनी, नहीं घुलना चाहती। रीजन सुनना क्या है, क्या क्या फैक्टर है कि क्यों नहीं घुलना चाहती। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैसें की सोल्यूबिलिटी, जो गैसों की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं घुलना चाहती। आप जंगल में हो, सामने पानी है, पानी में जहर है, पीते तो मरते, पानी गंदा है, बदबू आ रही है, पीते तो मरते, ना पीते तो मरते। अरे भैया उस शायर को कह देना पी लेंगे, गरम करके पी लेंगे। और जैसे ही गरम करोगे, गरम करते ही क्या हो जाएगी, गैसें बाहर आ जाएगी। और जैसे ही गैसें बाहर आ गई, आपने कहा सोल्यूबिलिटी कम हो गई, सोल्यूबिलिटी घट गई। गैसें अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैसें कम घुलेगी, इसमें गैसें फ्री होकर के बाहर आ जाएगी। तो कोई भी अगर पुराना बदबूदार अगर पानी पड़ा है, स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो उसको क्या करो, गर्म करो। गर्म करते ही क्या होगा, सोल्यूबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाते ही। आपने नहीं देखा क्या, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव, वो ठंडे पानी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं गर्म पानी की बजाय। एक एक्वेरियम लो जिसमें मछलियां हैं, मछलियों को पहले निकाल लो और उस पानी को गर्म करो। गर्म करोगे तो उसमें जो डिसोल्व ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाएगी, और फिर गर्म करके उसको ठंडा
करो और ठंडा करके उसमें मछलियों को छोड़ दो फिर से, और फिर आप कहो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे पानी नहीं है, पानी तो उसके लिए मीडियम है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, और जैसे ही आपने पानी को गर्म किया ऑक्सीजन बाहर आ गई, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर आ गई मछलियां मर गई। इसलिए टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, पहला फैक्टर। फिर इसके बाद में देखो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, अगला है प्रेशर का। प्रेशर से पहले जो दूसरा फैक्टर है वो सुनना, नेचर का। और नेचर का भैया वही फैक्टर है जो पहले वाला बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, उसी रूल को फॉलो करना, फॉलो द रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम सेम को घोलता है, वही नेचर पे डिपेंड करेगा। वो गैसें जो पानी है, पानी आपका पोलर है, पोलर कहता है कि अरे ओ कोई गैस घोलो तो पोलर ही आना, लेकिन तुम लोगों ने इसमें CH4 घोल दिया, CH4 गैस को डिसॉल्व कर दिया। CH4 गैस क्या है, हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर। पोलर सॉल्यूशन में, पोलर लिक्विड में घोलोगे सोल्यूबिलिटी नहीं है, लेकिन अमोनिया NH3 गैस को अगर आप पानी में घोलो, NH3 तो पोलर है, और पोलर क्या होगी, जैसे ही पानी में घुलेगी नाइट्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन इसके वाले ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, मैचिंग मैचिंग, पोलर पोलर और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्ड। वाह क्या कहना, एक तो सेम नेचर और ऊपर से क्या हो रही है, सेम नेचर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो रहा है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी इस गैस की, इस लिक्विड में ज्यादा हो जाएगी। सेकंड फैक्टर नेचर समझ में आया, लाइक डिसॉल्व लाइक। और अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर है प्रेशर, और प्रेशर का इस गैस को अगर लिक्विड में घोलोगे तो शानदार इफेक्ट पहुंचेगा, और इसके लिए तो हेनरी ने लॉ बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो सीधी सीधी टेम्परेचर पे इफेक्ट पहुंचाएगी। अब ये ध्यान रख लेना कि सोल्यूबिलिटी जो होती है ना किसकी, गैस की, उसको मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन में। हेनरी ने सजेस्ट, डाल्टन ने सजेस्ट किया था ये कि भाई इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो किस में रिप्रेजेंट करोगे आप, मोल फ्रैक्शन में। और जो अभी आपने सॉलिड घोला था ना उसकी करना है आपको मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करनी है उस सोल्यूबिलिटी को। और गैस को घोल रहे हो तो किस में एक्सप्रेस करोगे, मोल फ्रैक्शन में। और हेनरी ने क्या कहा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैसें घुलेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो गैस घुल रही है उसके मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, उस गैस को घोलते टाइम लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। आपके पास मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने पानी ले रखा है, पानी ले रखा है, पानी ले रखा है, या कोई सॉल्यूशन ले रखा है, और इस पर आपको ऊपर ये गैसें हैं, इसको घोलना है, इसको घोलना है। तो ये गैसें कितनी प्रेशर से आ रही है, जितनी ज्यादा प्रेशर से आएगी, इसका जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा ये इसमें घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, द प्रेशर घुल जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्यूबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, मोल फ्रैक्शन, सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया है। तो हेनरी ने क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर किसके, पार्शियल प्रेशर के, जो गैस के गैस के ऊपर जो लगा रहे हो, जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो गैस है उस पर जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होती जाएगी। और प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे क्या आएगा, हेनरी कांस्टेंट KH इंटू एक्स। KH क्या है, वो इरिटेबिलिटी, पुरानी बात है, कांस्टेंट है, कौन सा, जिसने दिया उसका कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट ये कहता है कि KH की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी सोल्यूट पर, अलग अलग गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी। अलग अलग गैस है, टेम्परेचर वही है, तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। गैस की नेचर पर ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू। वैल्यू ऑफ KH इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस ऑन सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रखा बट वैल्यू चेंज हो जाएगी KH के लिए, अलग अलग गैसों के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ये हेनरी का स्टेटमेंट है। अब भाई हेनरी का स्टेटमेंट तो हमने कह दिया कि हेनरी ने कहा जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैसें डिसॉल्व होती रहेगी। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, जो हमें उसके अंदर घोलनी है उस गैस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा। लेकिन हेनरी का लॉ कुछ लिमिटेशन के साथ लगता है। आपने कह दिया सर
प्रेशर लगाते जाएंगे घुलती जाएगी, प्रेशर लगाते जाएंगे घुलती जाएगी। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि गैस है वैसे भी लिक्विड में लेस सोल्यूबल होती है। सॉलिड जितना घुल सकता है किसी लिक्विड में उतने अमाउंट की गैस नहीं घुल सकती। अब आपने कहा कि वैसे लेस अमाउंट है, फिर भी आपने कहा सर प्रेशर बढ़ाते जाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। अरे बर्तन फोड़ मत देना। हेनरी ने कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से ऐसे नहीं होगा कि फिर और प्रोपोर्शनली सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। नहीं, एक रेंज तक आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। बट एट बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना, तो टेम्परेचर ये कुछ लिमिटेशन है, मैं फिर कह रहा हूं लिमिटेशन है जिस पर हेनरी लॉ नहीं लगता। तो ये लिमिटेशन कौन कौन से हैं? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर नहीं, सॉरी, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। दूसरा, सर ये इसको स्टोव पे चढ़ाए रखे, क्यों? इधर से टेम्परेचर दे रहे हो और ऊपर से प्रेशर दे रहे हो। हाँ, ऐसे हेनरी थोड़ी लॉ अप्लाई होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यूं नहीं कि नीचे से तो गर्म करते जा रहे हो और ऊपर से प्रेशर लगाते जा रहे हो, ऐसा नहीं। तो टेम्परेचर को क्या रखना है? कम रखना है। तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हेनरी का लो एप्लीकेबल होगा। फिर कहा कि लो कितना? बोले इतना ज्यादा लो मत कर देना कि इनका मूवमेंट भी कम हो जाए। तो कहा कि बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, वेरी लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। टेम्परेचर लो हो बट टू मच नहीं हो, और प्रेशर हाई हो बट टू मच हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। यह सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा तो गैसें क्या करेगी? उसमें फ्रीली उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उनमें जा जाकर के बीच बीच में फिक्स हो जाएगी। अगर आपने गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया तो फिर वो सोल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक आप देख लो, वेरी लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें CO2 डिजोल्व होती है। सोडा वाटर में क्या है? सोडा वाटर में डाइल्यूट है वो सॉल्यूशन। बाकी ये जो देख लो माजा वगैरह जो आते हैं, मैंगो जूस जो आते हैं, अगर इनमें भी हेनरी लॉ लगता तो ये कंपनी वाले इनमें भी कोल्ड ड्रिंक की तरह करंट पैदा कर देते। कोल्ड ड्रिंक को पीते करंट आता है ना, वो CO2 का करंट आता है, वो करंट माजा में भी आ जाता, मैंगो जूस में भी आ जाता। लेकिन वो मैंगो जूस में हेनरी लॉ लागू नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वो गाढ़े हैं और गाढ़ों में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उन पर प्रेशर बढ़ाने से गैसें सोल्यूबल नहीं होती, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस इतने ज्यादा नहीं है कि उसमें सोल्यूट गैस जा जाके अंदर फंस जाए, तो उसमें सोल्यूबल नहीं है। तो कहा कि डाइल्यूट होना चाहिए, तभी हेनरी का लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्या कहा? अगला क्या कहा कि भाई हम जो गैस घोल रहे हैं वो गैस अगर अंदर जाकर के लिक्विड के साथ में रिएक्शन कर ले तो भी एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप HCl को पानी में मिलाओ, जैसे ही पानी में मिलाओगे आप देखोगे HCl तो पानी पानी हो जाएगी। पानी पानी मतलब अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगी H+ और Cl- में, और जैसे डिसोल्व हो जाएगी तो आप क्या देखोगे? ये चारों तरफ से इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लिए। ये तो भैया इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन जहां हो रहा है वहां पर, ये रिएक्शन जहां हो रही है वहां पर हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। NH3 के साथ भी ऐसा ही है। क्या इस पर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी अंदर जाकर के वाटर के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। NH3 प्लस H2O क्या बन जाएगा? NH4OH, क्योंकि ये HOH है, यहाँ लोन पेयर है, ये इधर गया NH4 प्लस, ये पीछे क्या बचा? OH माइनस, NH4OH बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एक बात ये ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ का? एप्लीकेशन ये है कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जैसे ही ऊंचाई पर जाओगे तो आप देखोगे वहां जैसे ही ऊपर जाओगे, जाते ही आप देखोगे एयर का ना जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे एयर का कंसंट्रेशन कम होगा तो एयर का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो गैसें जो है वो सोल्यूबल कम होगी, और कम सोल्यूबल अगर होगी
तो फिर वहां पर भाई ऑक्सीजन की ब्लड में कमी हो जाएगी, और ब्लड में इस ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोल देंगे? एनोक्सिया। एनोक्सिया, एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाते ही क्या हो जाता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिससे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ब्लड में, ब्लड लिक्विड है उसमें कम होती जाएगी, और कम होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। तो ये हेनरी का एक एप्लीकेशन है कि, और ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो आते क्या होगी? ग्राउंड लेवल पे प्रेशर ज्यादा, यहां सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, और ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां क्या होगा? सांस फूलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे, हमारे फेफड़े चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए। आए कहां से? है ही नहीं चारों तरफ, ऑक्सीजन कम है और प्रेशर भी कम है, तो हेनरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी हाई एल्टीट्यूड पे। और इसी तरह से जब स्कूबा डाइवर जाएंगे, स्कूबा डाइवर्स कहां जाएंगे? गोताखोर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं साथ में, वहां पर क्या होगी? सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और वहां सोल्युबिलिटी जैसे ही ज्यादा होगी, वो वापस जैसे ही बाहर आएंगे तो सोल्युबिलिटी अचानक से कम होगी, और अचानक से कम होते ही जो गैस सोल्यूबल है वो वापस इनसोल्यूबल होना चाहेगी, और होते ही वहां पर क्या होंगे? बबल्स बनेंगे, और बबल्स बनते ही क्या होगा? एक पीठ में और एक हार्ट में पेन फील होगा, और उस पेन को बोलते हैं बैंड्स। उस मेडिकल सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बैंड्स। बैंड्स की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए यह हो सकता है कि जो आप नाइट्रोजन है उसकी कंसेंट्रेशन को घटा दो, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज की 56.2% रखो, और हीलियम की कंसेंट्रेशन भी मिला दो उसमें, हीलियम की कंसंट्रेशन भी उसमें मिला दो 7.2% उस मिक्सचर में, जो ऑक्सीजन टैंक ले जा रहे हैं उसमें। ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को आपने घटा दिया, हीलियम साथ में ऐड कर दिया, ये क्या करेंगे? ये सोल्यूबल नहीं होने देंगे ब्लड में। ब्लड पोलर है, ये नॉन पोलर है। ये जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, और सब सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगी? वाटर की और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी कर देंगे? 32% कर देंगे, अप्रोक्स 32.1% इसका कर देंगे ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें ले जाते हैं टैंक में। बात आई समझ में? ये इसके एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। ओके गाइस,